गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। सभी लोग, एवरीवन, हाउ आर यू पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशुतोष, शिवम, विकास, दीपक, कुलदीप, हेलो एवरीवन। फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, फिर हम लोग बात करना शुरू करें अपने जो है मास्टर्स रेस अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स के ऊपर में। फटाफट आ जाइए सभी लोग, कनेक्ट हो जाइए। आरती, आई एम फाइन, हाउ आर यू। पल्लवी, सिद्धार्थ, सुषमा, गौरव, जैन, सभी लोग फटाफट प्लीज आ जाइए। फिर आप लोग जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोग पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो टारगेट है लगभग 45 से 50 टॉपिक आप लोगों को कवर करवा देना, और इसमें से ही मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से बेस्ड होंगे ना, वो आपकी पॉलिटी के, गवर्नेंस के, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहां से आ जाए। सो दैट इज माई एफर्ट, दैट इज माई इवन इनफैक्ट अर्नेस्ट एफर्ट कि आपका यहां से क्वेश्चन आ जाए। सो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस सेशन, नहीं तो चेहरा मेरा जरूर याद रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये मुझे पता है, ठीक है ना, ये पक्का पता है, ठीक है। बाकी तो ईश्वर है, अब कुछ ऐसा बदल दे तो कुछ कर नहीं सकते, बट मेरा परम विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि यू विल फाइंड क्वेश्चंस राइट फ्रॉम हियर। सो दीज टॉपिक्स है। तो देखिए, आप लोग जान ही रहे हैं कि मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। ये आज हमारा 10th सेशन है, ठीक है ना। एक दो सेशन के बाद हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं, और इससे ही आपके क्वेश्चन में मुझे लगता है कि पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे 10-12 क्लासेस के अंदर ही। सो नेक्स्ट आइए हम लोग बात करना शुरू करें। तब तक आप लोग एक काम करें कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जो लोग भी नए होंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, सो उनको ये बता दूं कि आई हैव 10 years of experience, in fact more than 10 years of experience now in teaching Indian polity, governance, international relations, history, art and culture, and of course current affairs, ठीक है। I'm a good examination planner and strategist for your exam, ठीक है, for UPSC CSE, and in fact कई इंटरव्यू पैनल में मैं बैठा भी हुआ हूँ, मॉक इंटरव्यू में, और कई टॉपर्स के इंटरव्यू भी हमने किए हैं। मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट भी रहा हूं मैं, मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट रहा हूं, काफी लंबे समय से रहा हूं मैं, तो कई लोगों को मैंने इंटरव्यू में भी गाइड किया हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम मी। सो आई एम गुड इनफैक्ट एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट रहा हूं, एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मोर देन 65,000 प्लस स्टूडेंट्स अब ये हो चुके हैं। ये 50,000 लिखा हुआ है, मैं इसे अब अपडेट करवा दूंगा। सो मोर देन 65,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव बीन मेंटर्ड बाय मी। दैट इज योर पवन सर। सो ये पवन कुमार, इट इज यू सर, पवन सर मैं, ठीक है। आप लोग मुझे जानते भी होंगे, इंडियन पॉलिटी के लिए जानते होंगे, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जानते होंगे। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के हैं, वो दोनों लोग जानते होंगे। सो कि आई एम नोन फॉर दिस इंडियन पॉलिटी इन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इनफैक्ट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इज ऑल्सो ऑफ एक्सपर्टाइज, और कई जगहों पे मैंने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा रखा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। इनफैक्ट करंट अफेयर्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, रादर इट्स अ चॉइस, इट्स योर इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके बाय चॉइस यू बिकम अ टीचर इन करंट अफेयर्स, राइट। सो चलिए आइए हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं। अभी देखिए कि आप लोगों को मैंने बता रखा है, मैं हमेशा याद दिलवा रहा हूं आपको ये बार बार बोल करके कि आप थोड़ा सा समझ जाइए। इट्स अ राइट टाइम कि आपको इन चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस अपनी अवेलेबल हैं अभी अनअकैडमी के प्लस पे, जो 10th ऑफ सितंबर को शुरू हुआ है। 10th ऑफ सितंबर को आप इस कोड को यूज करके, पवन 10 का कोड यूज करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कारण क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं अभी कि देखिए, अभी जिन लोगों के ऊपर पीटी का प्रेशर नहीं है, चाहे वो 2021 वाले लोग बच्चे हों या 2022 वाले हों, आप में से कोई भी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो कि 2021 में या 22 में अपने पेपर को लेने वाले हैं, अटेम्प्ट लेने वाले हैं, तो उनके लिए अभी ये समय है कि आप मेंस के उन सारे अनछुए पहलुओं को निश्चित तौर पे कर लीजिए जिसका सरोकार पीटी से नहीं है। जैसे आपका एथिक्स हो गया, जैसे आपका जो है सो क्या कहते हैं, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। अगर एक बार जैसे आप पीटी की तैयारी के मोड में आएंगे और वैसे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे जिसका पीटी और मेंस दोनों में रोल रहेगा, वैसे आप इन सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, और आप इनको कॉम्प्रोमाइज अपने फाइनल जो है रिजल्ट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मार्क्स जो होता है वो मायने रखता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पीटी में कुछ भी लेना देना नहीं है, एथिक्स आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अभी ये राइट टाइम है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बना लें। केवल आपके पास रिवीजन करने का समय रह जाएगा, का काम रह जाएगा, तो आप इजीली अपने काम को आप कर पाएंगे, मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, ये प्रीलिम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। सो अभी मैं बार बार याद दिलवा रहा हूं आप लोगों को कि जो 2021 के लिए भी जो तैयार हो रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अभी पीटी का प्रेशर नहीं है। जब तक कि 2020 का
प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी बात चल रही है कि फिर से 2 महीने के लिए पेपर को टाल दिया जाए, बट वी कैनॉट से कि ऐसा कुछ होगा जब तक हमारे पास आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं आ जाता, या शायद मेरे पास अभी एक्सेस नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे दिन में भी कह रहा था कि पेपर बनने की संभावना है, 2 दिन पहले भी मैं बात ये कर रहा था आप लोगों से कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम आपका पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह दें कि पेपर आपका टल जाएगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 4 अक्टूबर को ही पेपर होगा। सो आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो आप लोग जिन लोगों का अभी जब तक ये पीटी नहीं होगा तब तक 2021 वालों के लिए पीटी का कोई प्रेशर नहीं है। सो आप लोग ऐसे सब्जेक्ट को कर सकते हैं जो कि आपका कौन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, और पवन 10 का कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी देखिए क्या कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, जो कि आपका पेड कोर्स है, दिस इज कॉल्ड पेड कोर्स। ठीक है ना, पेड कोर्स में आपके पास क्या है, वैरायटी है, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, यू हैव द चॉइसेस अवेलेबल। आपके पास क्या है, चॉइसेस अवेलेबल है, चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। चॉइसेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक टीचर नहीं बल्कि कई टीचर्स होंगे जिससे आप यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ टीचर्स होंगे आपके पास, सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत तसल्ली से, सारे टॉपिक्स आपको तसल्ली से पढ़ाए जाएंगे। हम लोग यूट्यूब पे सारे काम को ईमानदारी से तो कर ही रहा हूं मैं, आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए सारे काम को बड़े इत्मीनान से यूट्यूब पे कर रहा हूं, बड़े इत्मीनान से कोई भी काम कर रहा हूं, कहीं भी कोई कोताही नहीं है, लेकिन सारी चीजें पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप क्या करें, पेड कोर्स लें और पवन 10 जो कि मेरा कोड है, इस कोड का ही उपयोग करें, तभी आप मेरे मेंटोरशिप में रहेंगे, मेरे गाइडेंस में रहेंगे, मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कर पाएंगे। सारे लोग अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि मैंने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ा रखा है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, तमाम चीज, और आने वाले समय में भी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद भी कई और सब्जेक्ट्स आपका लेने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू बी दिस टाइम, आई एम गोइंग टू बी अ वन मैन शो फॉर यू पीपल इफ यू आर कमिंग थ्रू दिस कोड। ठीक है ना, और आपकी चॉइसेस के हिसाब से हम चीजों को स्टार्ट भी करने वाले हैं। सो पवन 10 का कोड, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, सो इसका फायदा क्या क्या है आपके पास, ये आप जान ही रहे हैं। इसका फायदा ये है कि सारी की सारी क्लासेस जो होंगी आपके पास, दैट वुड बी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। सो जब भी आप जाएं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, दिस इज कॉल्ड पवन 10। ठीक है ना, इससे हमारा और आपका रिश्ता मजबूत होता है, आपको और मैं गाइड करूंगा। आप इस पवन 10 का कोड यूज करेंगे ना, तो मुझे भी लगता है नहीं, somebody has shown faith in me, तो मैं आपके प्रति क्या रहूंगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा जो है सो थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा, आपके प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहूंगा। एंड इनफैक्ट सॉफ्ट का मतलब ये है कि आई विल बी गिविंग यू गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, राइट। सो इसका मतलब ये है, सीधे शब्दों में बात करूं मैं तो, सो यू कैन गो फॉर दिस नाउ। आज हम लोग आइए मुद्दे पे आ जाएं। आज अपना जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, उसको शुरू करें। पहला जो टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कल किसी ने डिमांड किया था कि सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर में बात करना शुरू कीजिए, तो आज जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो लाभ का पद है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और दूसरा है आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आप लोगों ने कहा था कि 2 दल बदल निषेध कानून है, उसके प्रोविजंस के बारे में भी चर्चा कर ले। तो आज हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी बात करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी बात करेंगे, और ये न्यूज में रहा हुआ है, इसलिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दोनों ही बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था, और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी हमारी चर्चा हो गई थी। अब आइए हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ काफी ज्यादा न्यूज में रहा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज सभी लोग हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आज हम लोग बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए क्या है, पहले तो ये समझेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, और इसके पीछे का जो वैधानिक आधार है, जो लीगल बेस है, वो क्या है। क्या संविधान में इस बात की चर्चा की गई है, या इसके लिए कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस किए गए, यानी कि सांविधिक प्रावधान किए गए, क्या कोई कानून बनाया गया है, इन सभी के बारे में हमें इन डिटेल्स में चर्चा करनी होगी, हमें इसको समझना होगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके क्या क्या, मतलब कोई अगर ज्वाइन करता है, अगर ऑफिस ऑफ नॉट ज्वाइन करता बल्कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर होल्ड करता है, तो इसके परिणाम क्या क्या होंगे, इसके बारे में भी अभी हमें चर्चा करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आप लोग जुड़ चुके होंगे और आप लोगों ने क्लास को शेयर भी कर दिया होगा। तो देखिए क्या है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है आपके पास, राइट गाइज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, इट्स अ पोजीशन इन द गवर्नमेंट व्हिच कैन नॉट बी हेल्ड बाय एन एमपी और एमएलए, यानी कि एमपी और एमएलए के द्वारा ये एक ऐसा पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो लाभ का पद है, वो सरकार में एक ऐसा पद है, सरकार के अधीन एक ऐसा पद है जिसके ऊपर में कोई एमपी और एमएलए आसीन नहीं हो सकता। ठीक है ना, सो पहली बात तो समझ लीजिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एमपी एंड एमएलए। तो कोई भी एमपी और एमएलए जो होगा वो कैन नॉट होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस अंडर ये ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता अगर वो एमपी और एमएलए है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर माना जाएगा। ठीक है, द ऑफिस कैन बी इल्ड सैलरीज। अब देखेंगे क्या है
कि कौन सा पद जिसको हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। देखिए मैं साधारण शब्दों में फिर से आपको बता दूं कि देखिए कोई अगर एमपी है, कोई एमएलए है, सांसद और विधायक है, तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी पद पर वो आसीन नहीं हो सकता, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता। तो लाभ के पद का मतलब क्या हो गया? अगर वो व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या उसके किसी भी जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से किसी प्रकार का अगर सैलरी ले रहा होता है या प्रेरोगेटिव्स ले रहा होता है या कोई अदर बेनिफिट्स अगर ले रहा होता है, तो यह माना जाता है कि वो एमपी और एमएलए लाभ के पद पर आसीन है। वो ऑलरेडी एमपी और एमएलए है, साथ ही साथ वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या उसके किसी भी संबद्ध इकाई के अंतर्गत वो क्या कर रहा है, कोई वेतन ले रहा है, कोई भी और दूसरा मुनाफा ये बेनिफिट्स ले रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत है। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड हो गया। ठीक है, सैलरी, perquisites and other benefits अगर ये ले रहा है। ठीक है, a person will be disqualified if he holds an office of profit under the central state government। अगर कोई भी एमपी और एमएलए है, यानी कि इसका मतलब पर्सन का मतलब ये है कि अगर कोई भी एमपी और एमएलए है तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा अगर वो क्या करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो क्यों ना हो, अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर बाय अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर यहां एक कंडीशन लेकिन है कि अगर पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद है जहां वेतन दिया जा रहा है या कोई भी सरकारी बेनिफिट्स अगर दिए जा रहे हैं, उसको अगर विधायिका ने यानी कि केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद यानी कि पार्लियामेंट ने या राज्य विधानमंडल ने अगर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, अगर उसे बाहर कर दिया है, अगर उसको बाहर कर दिया है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाएगा, भले ही वो उससे क्यों नहीं कोई वेतन ले रहा हो, कोई जो है सो पारिश्रमिक ले रहा हो, कोई अन्य बेनिफिट क्यों ना ले रहा हो। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को विधायिका ने यानी कि लेजिस्लेचर ने अगर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो कोई भी एमपी और एमएलए उस पद पर आसीन हो सकता है एमपी और एमएलए रहते हुए। सो ये मेरी बात, यही बात मुझे करना था। ठीक है, अब देखिए, अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड नॉट टू डिस्क्वालीफाई होल्डर बाय अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके सामने क्लियर होंगी। ठीक है, सो फटाफट सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, नाउ कम, सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? इस बात को भी समझिए, कंसेप्ट क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। देखिए अभी ये क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो एमपी और एमएलए होते हैं यानी कि जो लेजिस्लेटर होते हैं, ठीक है ना, ये जो लेजिस्लेटर हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। ठीक है, वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं कि वो अपने कार्य को करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसके द्वारा एमपी और एमएलए यानी कि विधायिका के अंतर्गत सरकार क्या काम कर रही है उससे पूछ सकती है। कल ही हम लोग की बात हो रही, कल या परसों बात हो रही थी, हमने आपसे बताया था कि कोई भी मंत्री अगर है तो कोई भी सांसद या विधायक संसद और राज्य विधानमंडल में उनसे प्रश्न पूछता है कि प्रशासन में क्या चल रहा है, क्या देश में हो रहा है, क्या नीति बनाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लेजिस्लेटर है यानी कि एमपी और एमएलए वो एक प्रकार से सरकार को यानी कि जो मंत्री हैं, ठीक है ना, जो मंत्री हैं उनको जवाबदेही बनाता है। तो अगर कोई भी मंत्री अगर लेजिस्लेटर भी अगर है तो मतलब क्योंकि कोई अगर लेजिस्लेटर अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर में है तो कभी भी वो सरकार को उत्तरदायी नहीं बना सकता, कभी भी सरकार के ऊपर वो प्रश्न नहीं कर सकता, वो वैसी ही बातें करेगा जैसा सरकार चाहेगी। ठीक है, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है कि जो सांसद हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो विधायक हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो सरकार के को क्या करें, उत्तरदायी बनाए कि वो अपने कार्य को क्या करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी तरीके से करते रहे। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। ठीक है, सो इट मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। ठीक है ना, उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो एसेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, is if is later hold an office of profit under the government, they might be susceptible that government influence and may not discharge their constitutional mandate fairly। so सीधा सा मतलब है क्या है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक अगर मान लेते हैं एमपी या एमएलए अगर कोई सरकारी पद धारण कर लेता है तो निश्चित तौर पे जैसा भी मैं बता रहा था कि बहुत संभव है कि वो क्या करें, सरकार की बातों से प्रभावित रहें, वो निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, दे कैन नॉट डू देयर वर्क। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि वो सरकार के प्रभाव से मुक्त रहें। इसीलिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था की गई है अनुसूची 10 के अंतर्गत, शेड्यूल 10 के अंतर्गत, कि जो एमपी और एमएलए हैं वो क्या करें, वो किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। सो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, ताकि लेजिस्लेटर भी अपने कार्य को बिना किसी क्या कहते हैं आग्रह के, किसी भी पूर्वाग्रह के या किसी भी दबाव में या किसी भी प्रलोभन में आकर के कार्य को नहीं करेंगे। सो इट इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये भी बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट होंगी। ठीक है,
चलिए आ जाइए, द एसेंस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कि क्या होना चाहिए, कि इंटेंट क्या है, इसका काम क्या है। तो ये देखिए, इसका काम एक और भी है कि किसी भी तरीके के कंफ्लिक्ट, जो कंफ्लिक्ट हो सकता है ना, उसको अवॉइड करें। शुड नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके कार्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट ना हो, इसलिए भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्रिएट किया गया है। नंबर 4, the office of profit law simply seeks to enforce a basic feature of the constitution, the principle of separation of the power. So एक और भी इसका उद्देश्य क्या है कि जो सत्ता का, जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है ना, और पावर बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, इसको भी बिल्कुल स्थापित करके बनाए रखना है। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर है बिटवीन लेजिस्लेटर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, उसके बीच में भी एक फेयर बैलेंस को ये मेंटेन करके चले, जो कि हमारे संविधान का मूल ढांचा भी है। इसका मतलब क्या है कि सेपरेट, आप ये जानते हैं कि कोई भी, अगर आपके दिमाग में कई बार ये कंफ्यूजन आ सकता है, कई बार आता भी रहता है, कई बार आप लोग बोलते भी रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कि एक पहले कोई भी व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो क्या करता है, इलेक्शन चुना गया तो ये एमपी बना, ठीक है, फिर ये भी एमपी है। अब मेरी बात समझिए, अब ये एमपी हो सकता है कि किसी प्रकार से मंत्रालय में आ जाए। जैसे ये एमपी मंत्रालय में आता है, यानी कि मिनिस्टर अगर बनता है, ठीक है, तो यहां पर मैं ये क्या था, जैसे ये बनेगा तो ये एमपी अब क्या हो जाएगा, सीधे के सीधे एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाएगा, कार्यपालिका का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एमपी अगर सरकार में नहीं शामिल है, तो ये कौन होगा, लेजिस्लेटर होगा। इसका मतलब साफ है कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां जो लेजिस्लेटर्स, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में बिल्कुल पावर को बिल्कुल अलग करके रखा गया है। और लेजिस्लेटर्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर में नियंत्रण रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि संसद मंत्री के ऊपर में, सरकार के ऊपर में नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। तो यही है आपके पास सेपरेशन ऑफ द पावर, जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या करता है, एक दीवार बना करके रखता है, ठीक है ना। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो इतनी बातें स्पष्ट हैं, क्लियर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। गुड वन, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए सर, आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर हम लोग परिभाषा के अंतर्गत बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्या शामिल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या शामिल होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या आता है, क्या शामिल होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए, एक्सप्रेशन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ना हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये शब्द, ये जो परिभाषा, ये जो आपके पास फ्रेज है, ये डिफाइंड नहीं है। इट्स नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये संविधान में परिभाषित नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बल्कि और ना ही ये आरपीए 1951 के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत भी ये परिभाषित नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत भी ये परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। सो ये कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ना तो ये संविधान में परिभाषित है, ना ही आरपीए 1951 के अंतर्गत ये परिभाषित है, ठीक है। तो अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा क्या, ये कौन डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने अपने विभिन्न जजमेंट में, जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो न्यायपालिका है, उसने अपने विभिन्न जजमेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने की कोशिश करी है। सो लॉ डज नॉट क्लियरली डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि ना तो संविधान और ना ही ये कानून ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करता है। तो करेगा कौन, तो ये करने वाला काम कौन करेगा, ये करेगा जुडिशरी, ठीक है ना, यानी कि कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू आएगा, ये जुडिशरी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे रहा है, बल्कि ओवर द टाइम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के द्वारा इसको इवॉल्व करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की संकल्पना है, ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। किसके द्वारा, तो जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी ने कई प्रावधानों को इंटरप्रेट किया है अपने डिफरेंट जजमेंट्स में, एंड दिस इज हाउ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है दैट इमर्ज्ड, दैट इवॉल्व ओवर द टाइम, ठीक है। सो इतनी बातें स्पष्ट हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी कानून नहीं है, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, जहां पर में लाभ के पद को परिभाषित किया गया, बल्कि न्यायपालिका ने अपने विभिन्न जो जजमेंट हैं उसके द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, इसको इंटरप्रेट किया गया टू बी अ पोजीशन दैट ब्रिंग्स द ऑफिस बियरर सम फाइनेंशियल गेन, एडवांटेजेस और बेनिफिट। ऐसा मैंने आपको बता दिया। ये सुप्रीम जो जजमेंट है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जुडिशरी ने कैसे देखा है? उन्होंने ऐसे देखा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, कि कोई भी ऑफिस बियरर है, यानी कि कोई ऑफिस को जो धारण करता है किसी पद को, और उसके द्वारा सरकार से उसे कोई वित्तीय लाभ मिलता है, कोई लाभ मिल रहा है या कोई बेनिफिट, यानी कि गेन मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है, तो जुडिशरी इसको मानती है कि ये भैया, ये जो है साहब, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत है। ठीक है, और ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना लाभ मिल रहा है, आपको 2 रुपए का लाभ मिल रहा है या 200 करोड़ रुपए का लाभ मिल रहा है, ये हार्डली मैटर्स, ये मैटर ही नहीं करता है। सो दिस इज ए मटेरियल कि आपको मिल गया है। अगर आपको किसी भी रूप में अगर मिल रहा है लाभ, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में माने जाएंगे। अगर आपने कोई भी पद धारण किया, लाभ का पद धारण किया, और वहां से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, या आपके पास जो है कोई एडवांटेज मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है, तो यह मान लिया जाएगा कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं। 1964 में, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1964 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूलिंग दिया कि टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, व्यक्ति जैसे मैं यह बात बोलूं तो इसका मतलब सीधा और साफ है एमपी और एमएलए से, कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है, यह मैटर करता है कि उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ है। अगर अपॉइंटमेंट में सरकार का अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरीके से, तो आप देखेंगे कि इसको हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में माना जाएगा। ठीक है ना, वेदर अ पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके ये नियुक्ति का क्या है, वो जांच है कि वो कैसे नियुक्त हुआ है, उसकी नियुक्ति का आधार क्या है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट आइए। सेवरल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन दिस डिटरमिनेशन इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। तो पहली बात क्या है कि अपॉइंटमेंट का अथॉरिटी कौन है, कौन उसे अपॉइंटमेंट दे रहा है, कौन उसका अपॉइंटमेंट कर रहा है। सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द वन रिक्विजिट थिंग। दूसरा ये देखना है कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट। ठीक है ना, क्या सरकार के पास ये शक्ति है, पावर की उसको वो टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, टर्मिनेट कर सकती है अपॉइंटमेंट को। ठीक है, यानी कि सरकार अगर नियुक्त करेगी तो हटाने का अधिकार भी रखेगी। तीसरा क्या है कि क्या सरकार उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक, इसका मतलब है रेम्यूनरेशन का मतलब है पारिश्रमिक निर्धारित कर रही है, किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन क्या हो रहा है उसका जो है वो निर्धारित किया जा रहा है। या अगर हम बात करें कि जो उसको पारिश्रमिक मिल रहा है उसका स्रोत क्या है, कहीं सरकार का कोई स्रोत तो नहीं है, कोई सरकार का कोई जो धन तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट का एक्सचेकर तो नहीं है, कहीं कॉन्सोलिडेटेड फंड तो नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखेंगी। पहला कि सरकार उसको डिटरमाइन तो नहीं कर रहा है, उसका सोर्स क्या है, अपॉइंटमेंट का क्या है, और दूसरा क्या है उसका टर्मिनेशन का पावर क्या है। ठीक है, और जो लास्ट है दैट्स कम पावर दैट कम्स विद द पोजीशन, और जो पावर उसके पास आता है वो पोजीशन के साथ आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो इतनी बातें जो आपको ध्यान में रखेंगे। फर्दर, व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया टू डिस्क्वालीफाई एमपी और एमएलए। ठीक है, एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का क्या क्राइटेरिया हमारे पास है संविधान के अंतर्गत। तो देखिए क्या है, एक बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स किया गया है एमपी के लिए और एमएलए के लिए। एमपी के लिए, और ये एमपी के लिए किया गया 102 के अंतर्गत, और आर्टिकल 191 के अंतर्गत किया गया किसके लिए, एमएलए के लिए। ठीक है ना, तो जो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत एमपी के लिए अनुच्छेद 102 में व्यवस्था की गई है और एमएलए के लिए 191 में व्यवस्था की गई। और किस आधार पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, किस आधार पर किया जाएगा इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है ना, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है ना, यानी सरकार के अधीन आप कोई भी लाभ के पद को धारण करते हो ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 1। दूसरा क्या है कि अगर आप क्या है असंतुलित मस्तिष्क के हो, यानी कि अनसाउंड माइंड हो अगर आपका, तो भी आप ऑफिस जो है सो आपको लाभ के पद पे माना जाएगा। उसके बाद बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। ठीक है ना, दिवालिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हो। नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन। ठीक है ना, आप भारतीय ना हो, नॉट इंडियन सिटीजन ना हो, और फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, या अगर आप दूसरे किसी देश की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारे के सारे जो आधार बनते हैं वो आपके आधार बनते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, जैसा अनुच्छेद 102 और 191 में बताया गया है। तो इतना क्राइटेरिया बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई करेगा किसी पद को धारण करने के लिए, ठीक है, एमपी और एमएलए का, जो 102 और 191 में बताया गया है कि आप किसी भी सरकारी पद पे नहीं होंगे। और हमारा सरोकार अभी जो डिस्कशन का वो केवल इसके ऊपर में है कि यू कैनॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 102 और 191 में जो बातें हैं वो ये हैं
ना तो आप अनसाउंड माइंड के होने चाहिए, ना अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होने चाहिए, ना ही आप भारत के जो है सो नागरिकता आपकी खत्म हो गई है या आप भारत के नागरिक ना हो, या आप दूसरे किसी देश की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 102 और 191 के अंदर कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा एमपी और एमएलए होने से, ठीक है। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया 102 191 में, उसमें हमारा जो सरोकार केवल और केवल इस पॉइंट से अभी का है, अभी का, ठीक है ना। अभी जो हमारा डिस्कशन का जो मुद्दा है वो किसका है, वो इसी का है, ठीक है, राइट, समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द आवर कंसर्न राइट नाउ। इतनी बातें स्पष्ट हैं। अब आइए देखते हैं व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कैन एग्जेम्पशन बी ग्रांटेड अंडर द लॉ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल है सर, आर्टिकल 102 क्लॉज 1, एक आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 191 क्लॉज 1। ये है हमारे संविधान का जो एमपी और एमएलए के लिए बार करता है होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सो इट्स बार व्हाट, किसको बार करता है, ये एमपी और एमएलए को बार करता है फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। These articles provide that a person shall not be deemed to be hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason only that he is a minister, ठीक है ना। अगर वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को, these articles provide that a person shall not deemed to be hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason only that he is a minister। इस बात से उसकी मनाही करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री है तो ना तो भारत सरकार के अधीन ना तो राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी पद को धारण कर सकता है, ठीक है। इस बात से पूरी तरह उसको बाहर करता है, ठीक है। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर हैज टू बी within 15% of the total number of members of the assembly, 10% in the case of Delhi which is a union territory with legislature, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को रोकने के लिए, ये आपको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि हमारे पास कितने सदस्य होंगे, तो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। जो आपने देखा है कि 15% ऑफ जो है ज्यादा, उससे ज्यादा जो है सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग नहीं होंगे। ये क्यों किया गया है, देखिए मेरी बात को समझिए थोड़ा सा, एक तर्क को देखिए क्या है। एक जमाना था जब हम लोग कॉलिशन पॉलिटिक्स में आ गए, कॉलिशन पॉलिटिक्स में आ गए, मेरी बातों को समझिए, गठबंधन की राजनीति में हम लोग प्रवेश कर गए, गठबंधन की राजनीति में हम लोग क्या कर गए, प्रवेश कर गए, कॉलिशन पॉलिटिक्स में हम लोग एंटर कर गए, ठीक है। अब जब एंटर कर गए तो ऐसे हालात में हुआ क्या कि कोई भी सिंगल पार्टी, जो सिंगल पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, सिंगल पार्टी नॉट इन मेजॉरिटी, नॉट इन मेजॉरिटी, ठीक है। अब नहीं है मेजॉरिटी में तो यहां पर क्या हो गया, दो बातें हो गई कि आप गठबंधन करें, सरकार बनाए, लेकिन यहां पर में क्या हो गया कि अब अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, ठीक है ना, अवसरवाद की राजनीति होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां होगा तो लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल बार्गेन्स करना शुरू करेंगे, पॉलिटिकल बार्गेन करेंगे, पॉलिटिकल बार्गेन करना शुरू करेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि हम आकर के तुम्हारी सरकार बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास मान लो कि 2-3 सीटों की जरूरत है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं या मैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट हूं या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो साहब मैं एक काम करूंगा कि देखो क्या है कि मैं तुम्हें सरकार बनाने में मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे, हमें मंत्रालय दोगे। सो मिनिस्ट्री दे दो भैया, हमें मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर दो, मंत्रालय दे दो, ठीक है। अब नतीजा यह होता है कि जिस दल ने या जिस गठबंधन में जो लोग हैं पहले से ही, जिन्होंने जो जीता है, जो सीटें जीती हैं, उनका तो अपना पॉलिटिकल एम्बिशन है कि भाई हमें भी मंत्रिपरिषद में आना है, हमें भी सरकार बनाने में अपने सरकार में शामिल होना है। इसका मतलब क्या है कि हर कोई अब सरकार में शामिल होना चाहेगा, हर किसी के पास यह बाध्यता होगी, नहीं इसकी चाहत होगी कि भैया हमें मंत्रालय मिले। ऐसे में हुआ क्या, और आपने देखा भी होगा कि कुछ समय पहले तक मंत्रालय का जो आकार होता था वो जंबो जेट साइज का होता था, जो भी आया नया मंत्रालय बना, मंत्रिपरिषद में घुसेड़ दिया गया, ठीक है, बन गए लोग। इससे क्या हुआ कि मंत्रालय का आकार बहुत जंबो जेट साइज का हो गया, बहुत बड़ा होना शुरू हो गया, विशालकाय होना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंटनी शुरू हो गई, और कोई भी उत्तरदायी सरकार यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं दिख रही थी। तब संसद ने क्या, संविधान संशोधन किया और इस बात को निश्चित कर दिया कि किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत हाल में मंत्री परिषद में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर राज्यों की स्थिति है तो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, आपको लोअर हाउस के 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इससे हुआ क्या कि जो दल बदल लोग करते थे इसलिए कि भैया उन्हें मंत्रालय मिलेगा, अब उनकी संभावना क्या हो गई, क्षीण हो गई, यानी कि कमजोर हो गई।
अब उन्हें आप बैकडोर से कुछ पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन अब उनकी चाहत है कि भैया हमें मंत्रालय में जाना है, हमें मंत्री पद लेना है, तो वो संभावना तो खत्म हो गई, क्योंकि उसके ऊपर एक कैप लग गया है कि किसी भी सूरत हाल में 15% से अधिक सदस्य क्या होंगे, वो जो है सो मंत्री नहीं बन सकते। तो एक प्रकार का ये जो संविधान संशोधन किया गया है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की सपोर्ट में आया है, यानी डिफेक्शन को रोकने के लिए लाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम चीजों को समझ पा रहे होंगे। कहीं ओएसटी तो नहीं हो रहा है? ओएसटी का मतलब समझ रहे हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। सभी लोग, जो लोग यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, जो वुड बी आईएएस हैं, मेरी बातें समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है? फटाफट एक बार ठोको ताली और जरा बताओ भाई कि बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मेरी बातें सभी लोग समझ रहे हैं या नहीं सर? हाँ या ना सर? पक्का बताइए, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं। फटाफट जरा बताइए, अपना रिस्पांस दीजिए, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, उम्मीद भरी निगाहों से मैं देख रहा हूं, ताकि आप मुझे बताएं कि हाँ पक्का समझ में आ रहा है। अच्छा, 15% वाला पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा राजेश कुमार, पल्ले पड़ जाएगा, चिंता ना करें, अभी आप, अभी पल्ले पड़वाता हूं अभी आपको। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट बताइए, दिल की बात निकल के नहीं आ रही है आप लोगों को? अरे भाई देखिए, राजेश का एक सवाल था और राजेश उस बात को समझिए। पहले देखिए क्या कहा गया कि अरे भैया बुतरुक बउआ बुतरुक सब समझिए। देखिए राजेश जी समझिए, पहले पास क्या है कि आपके पास मंत्री कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है? नहीं, कौन नहीं होगा बल्कि कितना होगा। कितना, कितना मतलब संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी पता नहीं, पता ही नहीं है कि आप 100 बना दिए, 150 बनाइए, 200 बना दिए, कुछ भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड ही नहीं है, ठीक है? तो अब क्या है कि जो रूलिंग पार्टी बन रही है, ठीक है ना, उसको बाहर से सदस्य क्या करेंगे, दूसरे पार्टी के, अदर पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, अदर पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे भैया कि भाई आप रूलिंग पार्टी में रहें, आप सरकार में रहें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बदले में हमको क्या चाहिए, हमको मिनिस्ट्री चाहिए, आप दीजिए हमको मंत्रालय, ठीक है? तो अब ये जो रूलिंग पार्टी है उसकी एक मजबूरी हो गई कि सरकार बचाने के लिए जो इसके अपने सदस्य हैं उनको भी संतुष्ट करें, उनको भी संतुष्ट करें। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? और ये जो नया मेहमान आ रहा है इसको भी संतुष्ट करें। तो संतुष्टि कैसे होगी भाई, कैसे होगा ये बताइए? तो भैया मंत्रालय दे करके, मंत्री बना करके, ठीक है? तो ऐसे में क्या हुआ कि जितना मन करे मंत्रियों की संख्या बढ़ाते चले जाइए, ये आज इतना है, आज इतना है, ये आज इतना है, मंत्रालय का आकार बढ़ गया। अब देखिए अब हुआ क्या कि बीच में लाया गया भाई एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निषेध कानून। कहा कि भैया दल को बदलना नहीं है, अभी आगे डिटेल बात करेंगे, अभी हम लोग दल बदल निषेध नहीं करना है, ठीक है ना, निषेध नहीं करना है, नहीं करना है, दल बदल नहीं करना है, निषेध कर दिया गया। इसका मतलब क्या है भैया कि यहां पर दल बदल निषेध करने को रोकने के लिए कहा गया कि देखो मंत्रालय में आप जगह हम फिक्स कर दिए हैं 15%, यानी कि अगर मान ले कि 100 निम्न सदन में सीटें हैं तो अधिकतम कितना होगा, 15। तो अब 15 को मंत्री बनाना है तो चाहे आप पार्टी से बना लीजिए या पार्टी के बाहर से बना लीजिए, लेकिन मंत्रालय का जगह तो फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जनरली पार्टी क्या चाहेगी, बाहर वाले लोगों को हम एकोमोडेट ही ना करें मंत्रालय में। इसका मतलब क्या है कि जो दल बदल की जो भावना है, जो आपने देखा है दल बदलने की जो भावना है, वो क्या होगी, वो कमेगी। अब समझ में आया? सो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ का ये कंसेप्ट, ठीक है? इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये कहा गया भैया इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है? So provision of Article 102 and 191 also protect a legislator occupying a government position in the office in question has been made immune to disqualification by law, ठीक है? चलिए, इतनी बात, ये बातें मैंने अभी आपको क्लियर कर दी। इतनी बातें स्पष्ट है सभी लोगों को? राजेश समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है?
समझ पा रहे हैं ये? सभी लोग समझ रहे हैं ये? डन? इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। ओके आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए। इन द रिसेंट पास्ट सेवरल स्टेट लेजिस्लेचर्स have enacted laws exempting certain offices from the purview of office of profit। ठीक है, इन द रिसेंट पास हम देखेंगे कि जो राज्य विधानमंडल है उसने कई कानून बना करके कई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि एक्सेप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आपने देख लिया, इसको एक्सेप्शन में डाल दिया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग आगे बात करें। Parliament has also enacted Parliament Prevention of Disqualification Act 1959, which has been amended several times to expand the exempted list। और पार्लियामेंट ने भी क्या है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 पारित किया है, जिसमें भी कई पदों को एग्जेम्प्ट कर दिया है। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रहते हुए भी इसके पद के दायरे से वो बाहर रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। इज देयर एनी बार ऑन हाउ मेनी ऑफिस कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द ऑफिस ऑफ द लॉ? देयर इज नो बार, कि कितने पदों को बाहर रखा जाता है, इसके ऊपर कोई बार नहीं, कोई सीमा नहीं है। हाउ मेनी ऑफिस कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द लॉ? ठीक है, बट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स आर अपॉइंटेड to exempted office of profit, their role in scrutinizing the work of the government can be impaired, may be impaired. Thus, this could contravene the spirit of Articles 102, 191 of the Constitution. So, इसमें exemption के बारे में कोई लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा संख्या में exempt किया जा रहा है, तो जो स्प्रिट है आर्टिकल 102 का और 191 का, ये स्प्रिट क्या होता है, ये धड़ासाई होता है, ये टूटने लगता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब दूसरा यदि हम लोग बात करें, सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट हमें बात करना है, वो बात करना है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, शेड्यूल 10 के बारे में। देखिए, हमारे संविधान में, मूल संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है, इसकी चर्चा थी ही नहीं, जो दल बदल निषेध कानून था वो था ही नहीं। इसे हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा हमने राजीव गांधी जी के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ को अपने संविधान में शामिल किया, शेड्यूल 10 के अंतर्गत। ठीक है, ये कह दिया हमने। इसका उद्देश्य क्या था कि जो अभी मैं बात कर रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि सरकार बनाने में मदद करने के लिए जो मंत्री, जो सदस्य अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते थे, उसको रोकने के लिए। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का अनइथिकल प्रैक्टिस है। अब देखिए क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी साहब। ये देखिए, मेरी बात समझिए, मैंने कई बार ऐसा बता रखा है आप लोगों को कि मान लेते हैं कि कभी कोई चुनाव हुआ, सर एंड मैम्स मेरी बातों को समझिए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मान लेते हैं कि होता क्या है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है XYZ, इसमें दो पार्टी के लोग खड़े हैं। मान लेते हैं एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। ठीक है, मान लेते हैं कि 272 पे बहुमत है, मान लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कांग्रेस को मिली है 270 सीटें और 272 पे क्या है, इसकी बहुमत है। तो इसके अंदर डेफिसिट कितना है, 2 का डेफिसिट है। अब इस सरकार बनाने के लिए 2 सदस्य तो उसको चाहिए, अन्यथा सरकार गिर जाएगी या सरकार बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस साहब ने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया कि जो लोग हैं वो बीजेपी के, अब मान लेते कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी X है, इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने कांग्रेस को 20% सीट दे करके, वोट देकर इसको हरा दिया और 80% वोट देकर इसको जिता दिया। यानी कि लोगों का जो मैंडेट है यहां बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। अब ये कल्पना कीजिए कि जो कांग्रेस वाले लोग हैं जिनको 270 सीटें मिली हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए हैं, तो इसने क्या किया, इस कांग्रेस वालों ने, मान लेते हैं कि जो बीजेपी के सदस्य हैं, ठीक है ना, जो बीजेपी के सदस्य हैं, जो बीजेपी वाले लोग हैं, इसको उन्होंने क्या किया, अप्रोच किया कि देखो भैया, ये है 5 CR का सूटकेस, पकड़ो मेरी तरफ आ जाओ। नहीं बात माना तो एक काम करो, मैं मिनिस्ट्री भी दूंगा, आ जाओ मेरी तरफ। ठीक है, इन्होंने अपना सीट छोड़ा और ये आ गए कांग्रेस की तरफ। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के में, अब ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जिसको जो अगर देखें मैंडेट किसको मिला है, बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी को, अब ये कैंडिडेट वहां जा रहा है
जिसको लोगों ने यहां इनकार किया है, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो रहा है, और कांग्रेस को लोगों ने यहां इनकार कर दिया है, मतलब मना कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बीजेपी कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो यहां के लोगों की महत्वाकांक्षा खत्म। ये इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। यहां पर लोगों ने जिस विश्वास के साथ बीजेपी के मैंडेट को वोट दिया था, अब इस कैंडिडेट ने क्या कर दिया, उसकी हत्या करवा दी, यानी कि डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो ब्रूटल मर्डर हो गया। तो कहा गया भैया ऐसी चीजों को रोको, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होने का जो काम हो रहा है ना, इधर उधर कूदने का, इसको भैया विराम लगाओ, इसको समाप्त करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खत्म करो इसको स्टॉप करो। और यही वजह था कि हमारे यहां दल बदल निषेध कानून को लाया गया कि भैया इस तरीके का कोई भी क्या हो सके, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। इससे न केवल आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही हुई, बल्कि जो संसद की मर्यादा भी थी वो भी समाप्त हो गई, वो भी क्या हो गई, वो गिर गई। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं, मेरी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो आई होप कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपने देख लिया कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग की जो परंपरा है वो शुरू हो गई। ठीक है ना, हॉर्स ट्रेडिंग की जो परंपरा थी इसको रोकने के लिए लाया गया। और अब देखिए कि जो आपका डिफेक्शन का मसला है, यानी कि कोई सदस्य डिफेक्शन में मालूम काउंट होगा या नहीं होगा, इसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा, राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे और लोकसभा में स्पीकर करेंगे। और यही स्थिति राज्य में भी है, विधान परिषद में चेयरमैन और विधानसभा में स्पीकर करेंगे। इतनी बातें स्पष्ट हैं। अभी आपने देखा था विधानसभा की बात है, राजस्थान विधानसभा, अभी देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, किसे तय करना था, स्पीकर महोदय को तय करना था कि जो बागी विधायक थे उनका के ऊपर डिफेक्शन हो या ना हो, यह तय करने का काम किसके पास है, स्पीकर महोदय के पास होगा विधानसभा के अंतर्गत। मैं उम्मीद कर रहा हूं कितनी बातें लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। थर्ड मूव अवे इट विल नॉट डिफेक्शन, ठीक है, बाय 91st अमेंडमेंट 2000 एंड डिमांड। ठीक है, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, अगर यहां देखिए, यहां पर ये थोड़ा गलत लाइन नहीं आ पाया, अगर इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है इसको समझिए। अपवाद नंबर 1, अपवाद नंबर 1 क्या कह रहा है सर, कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 सदस्य 2/3 मेंबर्स अपना दल छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में अगर शामिल होता है, अदर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल अगर होता है, अदर पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो शामिल अगर होता है, ठीक है ना, तो ये डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये डिफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 सदस्य अपने दल को छोड़ करके दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर शामिल हो रहा है तो उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। तो पहला एक्सेप्शन, जो पहला अपवाद है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अपवाद भी है, ये भी याद रखिए कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, अब तो लोकसभा में खैर नॉमिनेटेड मेंबर का परंपरा खत्म, अब हो गया केवल और केवल राज्यसभा। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, यानी कि जो 12 सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड, अगर ये सदस्य हैं, अगर ये नॉमिनेटेड सदस्य 6 महीने के भीतर विद इन 6 मंथ्स, अगर विद इन 6 मंथ्स क्या लेंगे, अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, इनके ऊपर डिफेक्शन काउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर डिफेक्शन काउंट नहीं होगा, ये दूसरा अपवाद है, विद इन 6 मंथ्स। सो एक पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 सदस्य चले गए, ठीक है, और विद इन 6 मंथ्स अगर कोई पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नॉमिनेटेड मेंबर शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर भी डिफेक्शन लॉ काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर बियॉन्ड 6 मंथ्स चला जाता है तो इसके ऊपर डिफेक्शन काउंट होगा। अपवाद समझ पा रहे हैं, ये पहला दूसरा अपवाद पहले समझ लीजिए। ये 2/3 है, यहां 2/3 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड 2/3, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। Moves away, it will not defection by 91st Amendment Act 2003 clause, ठीक है ना, डिमांड। If a nominated members join a political party within 6 months, जो मैं अभी आपको बता रहा था, after having becoming a member of the house, he shall not be disqualified। देख लिया आपने सर्स एंड नाम्स, ये दो आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों डिस्क्वालिफिकेशन को। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं सर, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखिए, इफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज द स्पीकर, अगर कोई भी सदस्य स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर चुन लिया जाता है लोकसभा के अंतर्गत, या डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के अंतर्गत, ठीक है, अगर वो चुन लिया गया, इसका मतलब लाभ का पद धारण करता है, तो ये लाभ के पद के कारण इनका पद जो होगा वो इनको डिफेक्टेड नहीं माना जाएगा। इफ अ लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस, तो इनके ऊपर डिफेक्शन काउंट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। On being elected, the officer does not join any other political party and rejoin the same political party from which he originally resigns
आफ्टर गिविंग अप हिज ऑफिस ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये शर्त भी आपको तीसरी वाली याद रखनी है। ठीक है, अब ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अगर देखते हैं कि कोई भी सदस्य अपने दल को छोड़ देता है, त्यागपत्र देता है और किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइंस एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, डिफेक्शन काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सदस्य है, मेंबर वोट्स अगेंस्ट द पार्टी, यानी कि पार्टी ने ऐसा उसको बताया है, ठीक है ना, या अगर वो एब्सटेन करता है किसी मामले में वोट करने से जिसके लिए पार्टी ने उसे कहा हुआ है, तो ये भी उसके डिफेक्शन का कारण बनेगा, क्योंकि उसने पार्टी के विप को मानने से इनकार कर दिया। विप का मतलब क्या है? आदेश, यानी कि उसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, his political party and if his act is not condoned by the political party within 15 days, और अगर उसके इस कृत्य को, यानी कि उसने जो पॉलिटिकल पार्टी ने, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पार्टी ने कोई आदेश आपको निर्गत किया कि आपको किसी प्रस्ताव पे वोट करना है, किसी मसले पे आपको ये काम करना है, ये वोट करना है, अगर आपने अपने पार्टी की बात नहीं मानी और आपके ने उसके इतर कार्य किया, तो आप इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड, लेकिन यहां एक कंडीशन है कि अगर आपने कुछ इस तरीके की बात की मानी नहीं, अवेलना आपने कर दिया, डिसओबे आपने कर दिया और पार्टी ने आपको 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया, 15 दिन याद रखना है, 15 दिन अगर माफ नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड 15 days he shall be disqualified, condoned, not condoned by his political party within 15 days he shall be disqualified। तो ये जो शर्तें हैं सर एंड मैम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी भावी आईएएस आईपीएस होने वाले हैं, कृपया करके इन प्रावधानों से मुंह मत मोड़िएगा, कृपया करके इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है सर, मैम्स जय बोलो एक बार, फटाफट बताओ। सभी लोग मुझे प्लीज बताइए फटाफट। सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? फटाफट मुझे बताएं कि क्या मसला चल रहा है। और कितनी ज्यादा लोग देख रहे हैं? फटाफट दिल की कुछ बातें बताइए। पढ़ने वाले कितने लोग हैं भाई? संख्या आपकी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, मैं देखूं जरा सा। पक्का वाला, संख्या इतनी भारी क्यों है? इतनी भारी भरकम संख्या क्यों है? थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़िए, थोड़ा सा अपने सर के लिए थोड़ी संख्या बढ़ाइए, कृपया करके बढ़ाइए, बढ़ाइए। हाँ क्यों अनुराधा, आर्ट एंड कल्चर में मजा नहीं आ रहा है क्या? अभी तो हम आपने हमारे एक ही रंग को देखा है, अभी तो कई रंग दिखाने बाकी हैं। अभी तो शुरू हुआ हूं आर्ट एंड कल्चर के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी करवाया है आपको। आईपीएस चल रहा है, सब स्कोर गिन रहे हैं, ओके। किस पे बेट लगाया भाई सारे लोगों ने? हाँ, कौन जीतने वाला है? अपने फ्रेंड्स में होता है ना। पॉलिटी एंड पेशेंस मीन्स पावन सर, थैंक यू निवेदिता, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। छोले भटूरे सुमित सर आए थे। अरे सर का राज है, वो सर कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सर का ये मैदान है, सर इज द लॉयन हियर। थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच, ओके। आप लोगों ने मेरी तरफ से उनको जवाब दे दिया ना, हमारे सुमित सर इज अ लॉयन, वो कहीं भी जा सकते हैं, ही इज द किंग, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, ही इज द किंग, ही इज द अनडिस्प्यूटेड किंग।
चलें सर? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं। और ये संख्या घटाइए मत। चलिए, आपने 10 बढ़ा दिया मेरे कहने पर, इतनी इज्जत आप लोगों ने रखी, इतनी इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब आगे आइए, हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं, ठीक है? इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी ही शुड ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी उसका जो है पोजीशन, वो क्या होगा, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय सदस्य। चलिए आ जाइए। थर्ड आज हमारे बात करना है अनपार्लियामेंट्री स्पीच एंड कंडक्ट। आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें, जिसका जो मन आता है वो बातें करता है। कभी कोई कुछ कह जाता है, कभी कोई कुछ कह जाता है। आजकल आपने देखा होगा कई तरीके के शब्द बाजार में चल रहे हैं सांसदों के लिए, ठीक है? और अगर आपने संसद के दिन ऐसी कोई बातें करी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज किया, अनपार्लियामेंट्री स्पीच या कंडक्ट किया, तो इसके लिए भी कुछ नियम कानून है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्या कानून है भैया? जो अनपार्लियामेंट्री स्पीच एंड कंडक्ट है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। एमपी के बारे में यह कहा गया है कि देखिए साहब, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि कोई भी डिफेमेटरी या इनडिसेंट यानी कि असभ्य व्यवहार, अनडिग्निफाइड या अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करने से सर्वथा बचें। आपको इस टाइप के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इनसाइड द हाउस, आपको नहीं करना चाहिए। Whatever an MP says is subject to the discipline of the rules of parliament, ठीक है ना? Whatever MP says, जो कुछ भी MP बोलते हैं सदन के अंतर्गत, वो सारा का सारा रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, जो डिसिप्लिन ऑफ द रूल ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके अंतर्गत होता है। और ये गुड सेंस ऑफ द मेंबर्स एंड द कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द स्पीकर, ठीक है ना? अब इन सबों को देखने का काम कौन करेगा? स्पीकर देखने का काम करेगा कि भैया आपका व्यवहार जो होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, गुड सेंस में होना चाहिए, ठीक है? और जो कंट्रोल करेगा इस पूरी प्रोसीडिंग्स को, वो कौन करता है? वो स्पीकर करता है। और अगर हम राज्यसभा में बात करें तो ये चेयरमैन करेंगे सर। अब राइट्स क्या क्या अवेलेबल है एमपी के पास, आप ये जानते हैं कि आपको शायद मालूम होगा, मैंने ही कई बार आपको पढ़ाया है कि एमपी महोदय अगर सदन के अंतर्गत कुछ भी बोलते हैं तो भैया उसको इम्यूनिटी मिला हुआ है, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल जाइए, कुछ भी कर जाइए, किसी के प्रति कुछ भी कर दिए। फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का राइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप कुछ भी बोल जाएं, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को आप गजोधर बोल जाए, किसी को कुछ भी बोल जाए, यू कैनॉट से लाइक दिस, ठीक है? अब देखिए आर्टिकल 1052 क्लॉज 2 है, ये कहता है कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है ना, इनको क्या मिला हुआ है कि नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल फॉर एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। यानी कि उन्होंने सदन के अंतर्गत कुछ भी अगर बोला है तो वो कोर्ट के प्रति क्या है, या कुछ भी वोट किया है तो इसके, या किसी भी पार्लियामेंट के सदन के अंदर या उसके किसी भी समिति में, तो इसके लिए किसी भी कोर्ट में वो लायबल नहीं होंगे। ये बातें हो गई, ठीक है? ये कहा गया है। इसके बावजूद भी आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के बावजूद भी अगर कुछ वो अनपार्लियामेंट्री बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किसके द्वारा भैया? स्पीकर के द्वारा और जो है चेयरमैन के द्वारा। अब देखिए जो रूल्स कुछ हैं जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को, स्पीच को कंट्रोल करते हैं, कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। एक है रूल आपका 380, एक्सपेंशन है ये ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये क्या कहता है कि यदि इफ द स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन डिबेट which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, the speaker may, while exercising discretion, order that such words would be expunged from the proceedings of the house, ठीक है? सो उसको क्या किया जाता है? रोका जा सकता है। ये कौन कर रहा है? ये देखने का काम ये तय करेगा कि किसी सदस्य ने कुछ अनडिग्निफाइड, डिफेमेटरी या इनडिसेंट कुछ भी वर्ड का यूज तो नहीं किया है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज तो नहीं किया है, ठीक है? अन्यथा उनके ऊपर फिर वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है रूल 381, ये बोला जाता है कि कोई भी अगर आप बात बोलते हैं द पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि संसद की कोई भी कार्रवाई हो रही है, उसका कोई भी हिस्सा ऑफ द हाउस, सो एक्सपेंजेंट शैल बी मार्क्ड बाय एस्टेरिस्क and an explanatory footnote shall be inserted in the proceeding as follows, expunged as ordered by the chair। चेयर का मतलब हो गया स्पीकर या चेयरमैन। तो उसके ऊपर एस्टेरिक मार्क लगा करके भैया उनको जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए, अथॉरिटी टू डिसाइड, ये कौन डिसाइड करेगा भैया? मैंने बताया प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हैव द जॉब ऑफ कीपिंग बैड वर्ड्स आउट ऑफ पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति गलत शब्दों का प्रयोग ना करे, ये देखने की जिम्मेदारी जो है चेयरमैन को होती है या स्पीकर के पास होती है, या कोई भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा इनकी कैपेसिटी में, वो इसको देखेगा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब ये एग्जांपल्स ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आपने देखा होगा, स्कम बैग, शेट,
बदमाशी, बैड, ठीक है ना, an MP is a bad man. Bandicoot, which is an unparliamentary if an MP uses another language, but which is fine if he uses it for himself. ठीक है, अगर अपने लिए करता तो ठीक है. अगर कोई प्रेजाइडिंग ऑफिसर अगर लेडी है तो अगर आपने उसका उच्चारण कर दिया कि बिलवेड, उनको बोला बिलवेड चेयरपर्सन, तो ये भी गलत माना जाएगा. इट इज सपोज टू बी अनपार्लियामेंट्री वर्ड. ठीक है, द गवर्नमेंट और अनदर MP cannot be accused of bluffing, bribe, blackmail, bribery, thieves, dacoits, bucket of set, damn, deceive, degrade, and darling, etc. These are called the unparliamentary language. इसके अलावा भी बहुत सारे लिस्ट हैं, पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है. तो बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी को ना पप्पू कह सकते, ना चोर कह सकते, ना घुसखोर कह सकते, ना डैम कह सकते, ना बकेट ऑफ शिट कह सकते, ना डार्लिंग कह सकते, ना ही आप किसी लेडी को जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्हें आप बिलवेड स्पीकर, बिलवेड चेयरपर्सन कह के पुकार सकते हैं. ऐसा भी नहीं करेंगे. ऑनरेबल आप कहेंगे, बिलवेड आप कहेंगे नहीं. ठीक है, मेरी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? जय बोलो फटाफट सभी लोग, फटाफट एवरीवन जय बोलो, जयकार लगाओ. समझ में आया या नहीं? हाँ, रफियन वर्ड्स जो होता है राजेश, वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते. ओके, छोले भटूरे. ठीक है, सभी लोग मेरी एक बात बताइए, जय जयकार लगाइए. सबको समझ में आया? फटाफट जरा सा बताइए. नहीं, आप अपने लिए कह सकते हैं. अगर आप कहें कि मैं चौकीदार हूं तो चलेगा, लेकिन आप किसी को नहीं बोलेंगे. ठीक है, सो फटाफट बताइए जितने भी लोग हैं. दिल से एक बात निकालिए यार, दिल की बातें तो होनी चाहिए. जब इतने दिल से बात हो रही है पढ़ाई लिखाई की, तो दिल की बातें होनी जरूरी है. जय, थैंक यू अमृत. सिद्धार्थ सिंह जय हो. जय जय सारे, जय जयकार लगाइए थोड़ा सा. जय हिंद सर, जय हिंद निवेदिता. थैंक यू अमृत. महामहिम की जय. नहीं नहीं, मुझे महामहिम मत कहिए. महामहिम हमारे यहाँ एक ही है, मुझे मत ये उपाधि दीजिए. हम लोग उनका बड़ा आदर करते हैं. सो मुझे महामहिम कृपया ना कहें. मैं जैसा हूं, जो हूं, मैं उतना ही ठीक हूं. साधारण सा व्यक्तित्व हूं, साधारण ही रहना चाहता. चलें फिर आगे. बस ठीक है. मैं विकास प्रताप सिंह समझ पा रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? ओके, चलिए. सो चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को. कल सुबह 10:15 फिर मुलाकात होगी आपके साथ. थैंक यू अमृत. जय जय. ओके, थैंक यू वेरी मच. अरे बाप रे, इतना सारा नहीं संभाल पाऊंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट विशिंग्स. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. चलिए, जय जयकार लगाइए और एकदम बिल्कुल यूपीएससी का तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए. पीटी का पेपर, पीटी में पेपर आए तो लगना चाहिए कि हाँ पढ़ के आए, आप हमारे स्टूडेंट हैं. लगना चाहिए, ऐसा ऐसा फीलिंग रहना चाहिए वहां पे. गुड, ग्रेट, गुड गुड ग्रेट सभी लोग. थैंक यू वेरी मच गाइज. सो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमें अपनी क्लास को विराम दे देना चाहिए. और आपको बताओ कि जिन लोगों को भी किसी को भी प्लस का कोर्स लेना है, तो आपके पास दो चीजें ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस का या आइकॉनिक का. ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स भी मिलेगा. बस आपको ये देखना है, ये प्लस के लिए आपके पास फी स्ट्रक्चर है, या आइकॉनिक के लिए आपके पास है. प्लस में यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आपके पास 44,000 का है 1 ईयर का, और 2 ईयर का है 64,000. यहाँ आइकॉनिक में देखेंगे 1 ईयर का 64,000 और 2 ईयर का 99,000 है. ठीक है ना, बस आपको करना क्या है, अपने प्यारे सर का, पवन सर का, बस आपको कोड यूज करना है. ठीक है ना, बस इस कोड को यूज करना है. ठीक है, सो ये कोड का अगर आप चाहते हैं सचमुच पढ़ाई लिखाई करना, तो यूज दिस कोड. दिस इज योर सर्च कोड. ठीक है ना, ये आपके सर का कोड है. प्लीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, जरूर रखिएगा. दिल से पढ़ाऊंगा, तबियत खुश हो जाएगी. बिल्कुल यूपीएससी में क्वेश्चन समझ में आएगा, दिखेगा कि हाँ आपने क्या किया. ठीक है,
सो सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, थैंक यू वेरी मच सभी लोग को। चलिए, सो लेट्स क्रैक इट एंड टुडे आई एम गोइंग टू से यू गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन विथ लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स, enjoy your night, see you again at 10:15 tomorrow morning in focus program. I'm your Pavan sir, will wait you at 10:15. Bye bye, take care everyone.